तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2021 में आई मूवी थलाइवी को। इसकी IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम थलाइवी यानी जयललिता को देखते हैं जो कि स्टेट पॉलिटिकल सेशन में आई होती हैं, क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि साल का बजट पेश करने वाले थे। चीफ मिनिस्टर बोलना शुरू ही करते हैं कि जया उन्हें बीच में टोक देती है और कहती है कि आप हमारे पार्टी के लोगों को जेल में क्यों डाल रहे हैं और हमारे फोन भी टैप किए जा रहे हैं। आपके जैसे काम है उस हिसाब से तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आपकी पार्टी ने जो पहले काली करतूतें की हैं उनका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। जया कहती है कि आप MGR को गलत कैसे कह सकते हैं, उन्होंने तो लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तभी चीफ मिनिस्टर के पार्टी का एक मेंबर सवाल करने लगता है कि तुम MGR की लगती क्या हो, तुम ना तो उसकी पत्नी हो, ना बेटी हो, ना ही उत्तराधिकारी हो, तो आज तुम बता ही दो कि आखिर तुम MGR की लगती क्या हो। आदमी ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करके जया के पार्टी के लोगों को उकसाने लगता है, जिसके चलते दोनों ही पार्टी के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। वहाँ जया ही एक लौती औरत थी जो उन सभी के बीच में मौजूद थी, तो उस लड़ाई झगड़े में वो अपना बचाव नहीं कर पाती और इसी लड़ाई का फायदा उठाकर दूसरी पार्टी के लोग उसे ही मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बस यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि अब उसकी इज्जत पे भी हाथ डालने लग जाते हैं और सरकारी दफ्तर में ऐसी घिनौनी चीज को रोकने वाला कोई भी नहीं होता। दूसरी पार्टी के सभी लोग जया और उसके पार्टी के लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। जया के अंदर बहुत गुस्सा भर चुका था, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो कोई आम बात नहीं थी। वो कहती है कि आज तुमने और तुम्हारे आदमियों ने जिस तरह मेरा अपमान किया है, वैसे ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। उस सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और इस सत्ता की लड़ाई भी मैं ही जीतूंगी और मैं कसम खाती हूँ कि जब भी मैं इस सभा में लौटूंगी तो मुख्यमंत्री ही बनकर लौटूंगी। अब यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें जया की जवानी का समय दिखाया जाता है। जया जब जवान थी तो वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थी, बल्कि वो एक एक्ट्रेस थी और उसकी एक्टिंग लाइफ की बस शुरुआत ही हुई थी। इसके बाद हमें MGR यानी MG रामचंद्रन को दिखाया जाता है, जो कि उस समय के बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे और पूरे देश में उनके काफी चाहने वाले थे। MGR अपने बालकनी में खड़े होकर अपने चाहने वालों को हाय हेलो कर रहे होते हैं और उनके बगल में ही उनकी आने वाली फिल्म की एक्ट्रेस भी खड़ी होती है, जो कि MGR का हाथ पकड़कर वो भी हाथ हिलाने लगती है। ये सारा नजारा कनप्पन खड़े देख रहा होता है और उसे ये पसंद नहीं आ रहा होता कि कोई एक्ट्रेस MGR का हाथ पकड़े हुए है। कनप्पन एक तरह से वो इंसान था जो MGR की हर चीज को संभालता था और सब कुछ उसके ही हाथ में था कि MGR के साथ कौन रहेगा और कौन नहीं। कनप्पन उस फिल्म की एक्ट्रेस से मिलता है और कहता है कि आप जब तक MGR के साथ शूट कर रही हैं तब तक आप उसका हाथ पकड़े या जो भी पकड़े सब चलेगा, लेकिन शूट के अलावा आप उसके साथ कुछ करें वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों के लिए MGR हीरो नहीं बल्कि भगवान है और भगवान के बस दर्शन ही किए जाते हैं। इस बात पर लड़की कहती है कि मुझे पैसे सिर्फ सेट पर एक्टिंग करने के मिलते हैं, सेट के बाहर नहीं, इसलिए मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि फिल्म अभी आधी ही शूट हुई है। एक तरह से एक्ट्रेस कनप्पन को ये धमकी देकर गई थी कि अगर वो ज्यादा कुछ बोलेगा तो वो फिल्म आधे में ही छोड़कर चली जाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कनप्पन उसी एक्ट्रेस को कहीं पर बुलाता है जहाँ बिल्कुल ही अंधेरा हो रखा था। एक्ट्रेस देखती है कि जो फिल्म उसकी शूट हो रही थी उसी का सारा सामान और फिल्म रील्स जमीन पर पड़े हुए थे। कनप्पन उस सारे सामान पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म कितनी पूरी हुई है, मुझे बस MGR की इज्जत से फर्क पड़ता है और उनकी इज्जत से बढ़कर कोई भी नहीं है। इस नजारे को देखकर एक्ट्रेस का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसके सारे धमकी भरे डायलॉग भी उसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। अब इस सीन से आप समझ ही गए होंगे कि कनप्पन का नेचर कैसा है और वो MGR को लेकर कितना सेंसिटिव है। अब कनप्पन ने तो उस एक्ट्रेस को फिल्म से निकाल ही दिया था, तो वो MGR से किसी और लड़की को फिल्म में हीरोइन बनाने की बात रखता है। MGR कहता है कि जो लड़की है वो मेरी उम्र से बहुत छोटी है तो जोड़ी नहीं जम पाएगी, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि लड़की छोटी है तो आप भी जवान दिखेंगे, तो उस लड़की को ही फिल्म में ले लीजिए। जिस लड़की की वो बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जया ही थी और उसे MGR के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। जया की माँ इस बात को लेकर काफी खुश थी, लेकिन जया के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी और चुपचाप बैठी हुई थी। अब सेट पर जब MGR आता है तो सभी लोग खड़े होकर उसको नमस्ते करने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, लेकिन जया उसे देखकर बिल्कुल
बिल्कुल भी भाव नहीं देती और अपनी कुर्सी से तस से मस नहीं होती। शूटिंग हो जाने के बाद जया की माँ उसे समझाने लगती है कि तुमने आज जो किया वो गलत था, तुम्हें भी एमजीआर को इज्जत देनी चाहिए थी। जया कहती है कि किसी के लिए इज्जत दिल से आती है, ना कि जबरदस्ती हाथ जोड़ने से। अब अगले दिन सेट पर जब एमजीआर आता है तो जया पूरी बत्तीसी दिखाते हुए उसके सामने आ जाती है और जैसा कि माँ ने उसे कहा था वैसे ही उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगती है। वो यहाँ तक ही नहीं रुकती बल्कि सभी लोगों को नमस्ते करने लग जाती है और वहीं पर बैठे एक कुत्ते को भी नमस्ते करने लगती है। जया की ओवर एक्टिंग देखकर उसकी माँ उसे रोकने के लिए आ जाती है और डांट लगाने लगती है। इस शैतानी को देखकर एमजीआर गुस्सा नहीं करता बल्कि मुस्कुराने लग जाता है। अब अगले दिन फिल्म सेट पर एमजीआर का फाइटिंग सीन चल रहा होता है और वहीं जया आराम से बैठकर उस सीन को देख रही होती है कि तभी गलती से एक जूनियर आर्टिस्ट को चोट लग जाती है और वो काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। एमजीआर जितना बड़ा सुपरस्टार था उसका उतना बड़ा दिल भी था, तो वो फिल्म की शूटिंग वहीं पर रुकवा देता है और कहता है कि जब ये इंसान ठीक हो जाएगा तभी इस सीन को शूट किया जाएगा। इस दरियादिली को देखकर जया एकदम पिघल जाती है और अब उसके दिल में एमजीआर को लेकर इज्जत बढ़ने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि एमजीआर और जया का एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है, लेकिन जया एमजीआर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही होती, जिसके चलते डायरेक्टर बार बार उस सीन को करवा रहा होता है। एमजीआर उससे कहता है कि तुम इमेजिन करो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिससे कि तुम्हें मुझे गले लगाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। जया उसकी बातों को सुनती है और वैसा ही करती है, जिससे कि सीन एकदम परफेक्ट रोमांटिक सीन बन जाता है। और वो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होती है तो उन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है और फिल्म एकदम हिट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एमजीआर सेम तरह से बालकनी में खड़े होकर अपने चाहने वालों को हाय हेलो कर रहा होता है। वहीं जया डरी डरी सी बगल में खड़ी होती है क्योंकि उसे इतनी स्टारडम की आदत नहीं थी, लेकिन तभी एमजीआर उसका हाथ पकड़ लेता है और लोगों के सामने उसका हाथ भी हिलाने लग जाता है। अब सेम वैसे ही कनप्पन फिर से वही नजारा देख रहा होता है और उसके दिमाग में फिर से वही सब चलने लग जाता है। अब धीरे धीरे जया एमजीआर के साथ हर फिल्म में काम करने लग जाती है क्योंकि उन दोनों की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही थी और सारी फिल्में हिट जा रही थी। साथ ही साथ जया का फिल्मी करियर भी ऊंची उड़ान भरने लगा था। वहीं कनप्पन उन दोनों की नजदीकियों को देखकर जल भुन रहा था क्योंकि उसे नहीं पसंद था कि एमजीआर के साथ कोई नजदीकियां बढ़ाए। जया को एहसास हो गया था कि कनप्पन को उसका एमजीआर के साथ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो और भी ज्यादा एमजीआर के पास जाया करती थी, जिसे देखकर कनप्पन और भी ज्यादा जल भुन जाता था। कनप्पन हर तरह से कोशिश कर रहा था कि वो जया को एमजीआर से दूर रखे, लेकिन इस बार उसका पाला गलत लड़की से पड़ गया था और उसके बनाए सारे प्लान्स फेल होते जा रहे थे। अब एक दिन हम देखते हैं कि एक आदमी एमजीआर के घर पर एंट्री लेता है और एमजीआर से मिलने के लिए जाता है। कुछ ही देर बाद घर के अंदर से गोलियों के चलने की आवाज आती है। जब सभी लोग जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो आदमी मिलने आया था उसने एमजीआर को गोली मार दी है। अब एमजीआर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उनकी जान बच जाती है क्योंकि गोली गले को बस छू कर ही निकली थी। उस वक्त जया दौड़ते हुए एमजीआर से मिलने के लिए आती है, लेकिन तब उसे भी एक झटका लग जाता है। उसे पता चलता है कि एमजीआर की एक बीवी भी है और वही उसका वहाँ पर ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ पर हम एम करुणा को भी देखते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन होता है और एमजीआर उसी की पार्टी से जुड़ा हुआ था। करुणा कहता है कि ऐसी हालत में तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इलेक्शन में खड़े हो जाओ, हम इलेक्शन जीत ही जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एमजीआर अब एकदम ठीक हो चुका होता है और जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो मौजूद था वो पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत चुकी थी और उसी का जश्न सब लोग मना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जया और एमजीआर दोनों लोग मिलते हैं। जया को पता था कि एमजीआर शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उनके बीच करीबियां बढ़ रही थी। एमजीआर पॉलिटिक्स में इसलिए ज्वाइन हुआ था क्योंकि वो अपने स्टेट के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था और उसे अब जाकर कुछ करने का मौका मिला था। वहीं जया को पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो कहती है कि वो कभी भी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेगी। कनप्पन के अंदर जो जया को लेकर आग लगी हुई थी वो अब तक शांत नहीं हुई थी, तो वो जया को फिल्म से ही निकलवा देता है और उसका पेमेंट करके जाने के लिए कह देता है। जया इस बारे में एमजीआर से बात करती है, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ एक फिल्म की ही तो बात है और कनप्पन ने जो सोचा होगा वो सोच समझकर ही सोचा होगा। कनप्पन ने जो किया था उससे जया बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो फैसला करती है कि अब वो बाकी बड़े स्टार्स के साथ काम करेगी और आगे भी कामयाबी की उड़ान भरती रहेगी। अब जया की जो फिल्म्स थी वो हिट पे हिट होती जा रही थी, वहीं एमजीआर की फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी क्योंकि सभी लोग एमजीआर को जया के साथ ही देखना पसंद करते थे, लेकिन अब उसके साथ कोई और ही एक्ट्रेस काम कर रही थी जिसे हर कोई नापसंद कर रहा था। एमजीआर जया को मनाने के लिए उसके पास जाता है क्योंकि अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसने क्या गलती करी है। वो उसके सामने ऑफर रखता है कि अगली फिल्म वो उसके साथ ही करना चाहता है और उस फिल्म में डबल रोल होंगे जो कि दोनों ही जया करेगी। जया भले
भले ही एमजीआर से कितना भी नाराज थी, लेकिन उसके दिल में एमजीआर को लेकर प्यार भी था, जिसके चलते वो अगली फिल्म में काम करने के लिए मान जाती है। कनप्पन ने तो जया को एक फिल्म से निकलवा दिया था, लेकिन जया ने एक ही फिल्म में दो कैरेक्टर निभाकर फिर से वापसी कर ली थी, जिससे कि कनप्पन का फिर से प्लान चौपट हो गया था। अब तभी खबर आती है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मौत हो गई है, जिसके चलते एम करुणा को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इस खुशी में एमजीआर स्टेज पर करुणा को बधाई दे रहा होता है। फिर तभी करुणा एमजीआर के लिए दोस्ती में लिखी एक शायरी पढ़ने के लिए आता है। तभी वहाँ पर कनप्पन आता है और एमजीआर से कहता है कि आपकी शूटिंग का टाइम हो गया है, इसलिए आपको यहाँ से चलना होगा। एमजीआर वहाँ से उठकर जाने लगता है तो वहाँ की सारी भीड़ उसके पीछे भागती है। करुणा वहाँ स्टेज पर एमजीआर के लिए ही शायरी पढ़ रहा था, लेकिन एमजीआर वहाँ से उठकर चला गया था और वहाँ की भीड़ भी उसकी नहीं सुन रही थी, जिसकी वजह से उसे काफी बेइज्जती सी फील होती है। अब अगले दिन उस सीन को लेकर न्यूज़पेपर में अलग ही खबर छपी होती है, जिसे पढ़कर एमजीआर को अलग ही चिंता में डाल देती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब करुणा मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने रंग दिखाने लगा है। एमजीआर करुणा से मिलने के लिए जाता है और खुद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाए जाने की मांग करता है। करुणा उसकी मांगों को नहीं सुनता और कहता है कि एक टाइम पर दो नाव में नहीं चढ़ा जा सकता। अगर तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो अखबारों में तुम्हारे और जया के बीच छपता है वो भी पॉलिटिक्स में तुम्हें खड़ा नहीं रहने देगा, इसलिए तुम्हें वो भी छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन दोनों की जो दोस्ती थी वो अब पूरी तरह से टूट जाती है। तब एमजीआर फैसला लेता है कि वो अपनी राह खुद बनाएगा। अब कनप्पन एमजीआर के पास आता है और कहता है कि जो करुणा ने किया वो ठीक नहीं था, लेकिन जो उसने कहा वो बिल्कुल सही था। आपको जया से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो उसका कोई भी भविष्य नहीं है। एक प्रकार से वो समझा रहा था कि अगर पॉलिटिक्स में घुसना है तो अपनी हर कमजोरी को दूर रखना होगा, ताकि सामने वाला उस कमजोरी को पकड़कर हमला ना करे। एमजीआर अब जया से मिलता है और उससे कह देता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि अब उसकी दुनिया उसके लोगों की हो गई है और वो लोगों के लिए ही अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहा है। जया को ये सब बातें सुनकर काफी बड़ा झटका लगता है और वो एमजीआर को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन एमजीआर ने अब फैसला ले लिया था और वो बदलने वाला नहीं था। उस टाइम जया को खबर मिलती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो भागते हुए उनसे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो अपनी माँ से आखिरी बार ही मिल रही थी, क्योंकि उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जया अब एकदम हताश हो गई थी, क्योंकि अब वो एकदम अकेली पड़ गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि एक वही थी जिसकी वजह से जया इस मुकाम तक पहुंची थी। उसके दिन माँ को याद करके ही बीतते थे और अब ना तो उसके पास उसकी माँ थी और ना ही एमजीआर। कुछ दिनों बाद एमजीआर जया से मिलता है तो वो पूछती है कि वो उसकी माँ के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आया। एमजीआर कहता है कि मैं आना तो चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ सका, क्योंकि हम किस्मत को नहीं चुनते बल्कि किस्मत हमें चुनती है। जया कहती है कि अपनी किस्मत मैं खुद चुनूंगी, और जब हम दुनिया के सामने नहीं मिल सकते तो ऐसे छुप छुप कर भी नहीं मिलेंगे। इसी के साथ अब उन दोनों में पूरी तरह से दूरियां आ जाती हैं और उनके बीच जो रिश्ता था वो वहीं पर रुक जाता है। अब कहानी यहाँ से 10 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब एमजीआर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन चुके होते हैं। वहीं हम जया को भी देखते हैं, जिसके पास कुछ लोग फिल्म की बात करने के लिए आए होते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको एक्ट्रेस की बड़ी बहन का रोल देना चाहते हैं। जया ये सुनकर उठ खड़ी होती है और कहती है कि शेर अगर बूढ़ा हो जाता है तो वो बिल्ली नहीं बन जाता, और इसी डायलॉग के जरिए उन्हें उनका जवाब मिल जाता है। अब जया के पास एक डांस प्रोग्राम का ऑफर आता है, जिसमें कि एमजीआर एज ए गेस्ट मौजूद रहने वाला था, तो वो डांस परफॉर्म करने के लिए हाँ कर देती है। जया स्टेज पर काफी जोश के साथ डांस परफॉर्म करती है, जिसे देखकर पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है और ऐसा फील होता है कि शेर भले ही कितना बूढ़ा हो चुका हो, पर लोगों के अंदर अब भी शेर को देखकर उतना ही उत्साह भर आता है। परफॉर्मेंस होने के बाद एमजीआर जया से मिलने के लिए जाता है और सीटी बजाकर उसके डांस की काफी तारीफ करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें भी अब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिस पर जया कहती है कि जिस चीज ने मुझसे सब कुछ छीन लिया मैं उस चीज को कभी नहीं कर सकती, और मुझे तो पॉलिटिक्स समझ में भी नहीं आती। इस बात पर एमजीआर कहता है कि इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस जनता को प्यार देना है और जनता बदले में तुम्हें प्यार देगी। अब यही सब सोचते हुए जया अपनी कार से जा रही होती है कि तभी एक बच्ची उसके कार के पास आती है और केले बेचने लग जाती है। जया उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती, तो बच्ची कहती है कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हम खाएंगे क्या। जया कहती है कि स्कूल में तो खाने को मिलता है, तो बच्ची कहती है कि खाना सिर्फ कहने को मिलता है, असलियत में कुछ भी नहीं मिलता। अब ये सुनकर जया पास ही के एक सरकारी स्कूल में जाती है, जो कि स्कूल कम बल्कि भूत बंगला ज्यादा लग रहा होता है। वहाँ की हालत एकदम खराब हो रखी थी और लग ही नहीं रहा था कि वो एक स्कूल है। तभी वो देखती है कि दो बच्चे वहाँ बैठकर कुछ खा रहे होते
जाते हैं। जो खाना वो खा रहे थे वो एकदम सड़ चुका था और बस एक ही तरह का खाना मिला था जो कि मिड डे मील के हिसाब से नहीं था। ये जो भी काम था वो एमजीआर के ही अंडर आता था। तो जया वही खाना लेकर एमजीआर के पास पहुंच जाती है और उसे खिलाने लगती है। एमजीआर उस खाने को नहीं खाता और कहता है कि ये खाना तो सड़ चुका है। जया बताती है कि ये खाना आपके चलाए हुए मिड डे मील का है और ऐसे ही खाना रोज बच्चे खा रहे हैं। सिर्फ स्कीम निकालना ही सब कुछ नहीं होता बल्कि उन पर ध्यान भी रखना होता है। अब एमजीआर ही डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाता है और वहाँ की देखरेख करने वाले आदमी को तुरंत ही नौकरी से निकाल देता है। अब वहाँ पर सभी बच्चों के साथ एमजीआर अच्छे से खाना खाता है और जया बच्चों को ये भरोसा दिलाती है कि अब ऐसा ही अच्छा खाना रोज मिलेगा। वहीं पर एक छोटी बच्ची जया को अम्मा कहकर पुकारती है, जिसे सुनकर जया को बेहद खुशी होती है क्योंकि किसी बच्चे से माँ कहे जाना बहुत बड़ी बात होती है। एमजीआर जया से कहता है कि तुम अब मिड डे मील्स की जिम्मेदारी ले लो और तुम ही इन सब का ख्याल रखो। जो जया पॉलिटिक्स से इतनी नफरत करती थी वही जया अब चीजों को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स में उतर आती है और अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने लगती है। एमजीआर को अब ये फर्क पड़ना बंद हो गया था कि अब लोग क्या कहेंगे और वो अब जया के साथ सभी के सामने खुलकर साथ चलने लगा था। जिस गाँव ने सालों से बिजली का एक बल्ब तक जलते नहीं देखा था उस गाँव में अब रोशनी ही रोशनी होने लगी थी। धीरे धीरे ऐसे ही करके जया अब सभी लोगों का दिल जीतने लगी थी और उसके आने के बाद पार्टी को आम लोग और भी ज्यादा पसंद करने लगे थे। एमजीआर जया के लिए प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी नाम की एक अलग ही पोस्ट बना देता है और उसे उसका हेड घोषित कर देता है, जिससे कि पार्टी के कई लोग नाखुश दिखाई पड़ते हैं। जया ने अब खुद ही पार्टी की पूरी कमान संभाल ली थी और जो पार्टी के बड़े कार्यकर्ता थे उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया था क्योंकि वो किसी भी मीटिंग या रैली में नहीं आते थे। अब जितने भी बड़े कार्यकर्ता थे वो सब जया की शिकायत करने एमजीआर के पास चले जाते हैं। एमजीआर ज्यादा कुछ नहीं कहता और उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देता है। कनप्पन एमजीआर से कहता है कि भले ही जया जैसा पार्टी में कोई ना हो लेकिन अगर जया यहाँ रही तो पार्टी टूट सकती है। एमजीआर कहता है कि जया को मैं एमपी बनाकर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए भेज रहा हूँ जिससे कि वो यहाँ रहेगी ही नहीं। अब हम राज्यसभा सेशन को देखते हैं जहाँ आडवाणी जी कहते हैं कि मेरा थोड़ा समय जया को दे दिया जाए ताकि वो अपने स्टेट के मुद्दे बता सके। जया एकदम कॉन्फिडेंट के साथ खड़ी होती है और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए इंग्लिश में अपनी स्पीच देना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि हमारे स्टेट में बिजली की काफी प्रॉब्लम है और हमें अपने स्टेट की बिजली दूसरे स्टेट्स में भी देनी होती है। आपको हमारे स्टेट में अम्मा कहकर पुकारा जाता है तो एक माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों का बराबरी से ध्यान रखे। हम सब ने मिलकर इस देश को बनाया है तो हम सब उसे आगे भी लेकर जा सकते हैं और ये तभी हो सकता है जब सबकी बातें सुनी जाएं। अगर आप हमारे स्टेट पर ध्यान देंगी तो वो आपको उससे भी कई ज्यादा काम करके दिखाएंगे और यही सब चीजें हमारे देश को आगे बढ़ा सकती हैं। जया की स्पीच सुनकर वहाँ सभी लोग टेबल पीटने लग जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि सभी उसकी बातों से काफी प्रभावित हुए हैं। वहीं पर एक आदमी जया से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि साउथ इंडियन इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी का पलट जवाब जया देती है कि मुझे नहीं पता था कि नॉर्थ इंडियन इतनी अच्छी इंग्लिश समझ भी सकते हैं। अब जया ने जो स्पीच दी थी उससे पीएम इंदिरा गांधी भी काफी प्रभावित हुई थी, जिसके चलते वो जया से मिलने के लिए कह देती हैं। जया पीएम से मिलती है और अपने स्टेट से रिलेटेड सारी बातचीत करती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एमजीआर को इस चीज की कोई भी खबर नहीं थी और उसे सारी जानकारी टीवी के माध्यम से ही मिल रही थी। इस बात को लेकर एमजीआर का मूड काफी खराब हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जया क्या करना चाह रही है, क्योंकि वो अपनी ही मर्जी से सारे फैसले लेते जा रही थी। जया जब अपने स्टेट वापस आती है तो उससे कनप्पन मिलने के लिए जाता है और बताता है कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। कनप्पन के अंदर जया को लेकर जो आग थी वो अभी भी इतने सालों में ठंडी नहीं हुई थी, इसलिए उसने एमजीआर के कान भरकर उसे पार्टी से निकलवा दिया था। जया कहती है कि मुझे कभी भी पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं थी और मैं तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम मेरे पास आए थे और अगर आगे भी इलेक्शन जीतना हुआ तो दोबारा भी तुम मेरे ही पास आओगे। जया घर जाकर एमजीआर को कॉल करती है लेकिन दोनों ही लोग एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल पाते और एकदम शांत रह जाते हैं क्योंकि दोनों के बीच जो चल रहा था उसमें खामोशी ही एक दूसरे का जवाब बन गई थी। अब अगले दिन जया को खबर मिलती है कि एमजीआर की तबीयत खराब हो गई है और इलाज के लिए उनको अमेरिका ले जाया गया है। राजीव गांधी कनप्पन को फोन मिलाकर कहते हैं कि जया का नाम कैंपेन में नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो इलेक्शन का प्रचार कौन करेगा, क्योंकि इस वक्त एमजीआर भी मौजूद नहीं है। जया ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा था और अब कनप्पन को जया को बुलाने का फैसला लेना ही पड़ता है क्योंकि वही एकलौती थी जो पार्टी को पूरी तरह से संभाल सकती थी। जया के दिमाग और सद्बुद्धि से एमजीआर की पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है, लेकिन जया को उसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं थी क्योंकि उसे तो बस एमजीआर के वापस आने का इंतजार था। अब
जब हम देखते हैं कि एमजीआर अमेरिका से अपना इलाज कराकर वापस आ जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए पूरी भीड़ जमा होती है। वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन एमजीआर को वो इंसान कहीं भी नहीं दिखता जिसको वो देखना चाह रहे थे। एमजीआर घर जाकर जया को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उसे तुरंत ही मिलने के लिए आ रहा है। जया एमजीआर के आने की खुशी में खाने की पूरी टेबल सजा देती है और अच्छे से तैयार होकर उनके आने का वेट करने लग जाती है। उनका इंतजार करते करते बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन एमजीआर के आने की खबर नहीं आती, बल्कि कुछ और ही खबर आ जाती है। वहाँ एक आदमी आकर बताता है कि एमजीआर सर अब नहीं रहे। ये सुनकर पहले तो जया को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, पर जो उसने सुना था वो एकदम सच था, जिसके चलते वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। पूरा स्टेट उनके मर जाने पर मातम मना रहा होता है और सबकी आंखों में बस दुख ही दुख नजर आ रहा होता है, क्योंकि एमजीआर लोगों के लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान जैसे थे। जया जब एमजीआर को देखने के लिए जाती है तो उसे एंट्री नहीं मिलती, लेकिन वो कैसे भी करके उनके पास पहुंच ही जाती है। वहाँ खड़े काफी लोग उसे हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से वो तस से मस नहीं होती। जब एमजीआर की बॉडी को ट्रक से ले जाया जा रहा होता है तो जया भी उसमें चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक में खड़े लोग उसे चढ़ने नहीं देते और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। एमजीआर के मर जाने के बाद अब पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं था और कनप्पन जया को कभी भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनने देता। इसीलिए पार्टी का उत्तराधिकारी एमजीआर की बीवी को बनाया जाता है, जो कि पार्टी का सबसे गलत फैसला होता है। अगले चुनाव में पार्टी बुरी तरह से हार जाती है और इस बार करुणा तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन जाता है। एमजीआर की बीवी जानकी को एहसास होता है कि वो उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है, बल्कि जया ही वो इकलौती कैंडिडेट है जो कि इस पार्टी की कमान को संभाल सकती है। इसीलिए उसे ही उत्तराधिकारी बनाया जाए तो सही रहेगा। अब करुणा तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन चुका था तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जया की पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाकर जेल में डालना शुरू कर दिया था। अब तभी वो सीन आता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां जया ने ये फैसला लिया था कि वो इस सभा में तभी आएगी जब मुख्यमंत्री बन जाएगी। करुणा को एहसास था कि जो भी सभा में हुआ वो सही नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। वहीं कनप्पन को भी एहसास होता है कि जया के साथ सभा में जो भी बदसलूकी हुई वो बहुत गलत थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आता है और उसने अब तक उसे भगाने के लिए जितने भी काम किए थे उन सभी चीज के लिए माफी मांगने लगता है। जया को अब समझ आता है कि कनप्पन को अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए वो उसे माफ कर देती है और कहती है कि अगर इंसान 1 से 2 हो जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए इस पार्टी को आपकी जरूरत उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। अब एक रात जया अपनी कार से कहीं पर जा रही होती है कि तभी अचानक से एक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे कि कार पूरी तरह रोड पर घिसते हुए चलती चली जाती है। एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ था, लेकिन जया कैसे भी करके बच जाती है, पर उसके बहुत ही ज्यादा चोटें आई होती हैं। अब वहाँ पर राजीव गांधी जया से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन जया की हालत देखकर वो काफी सोच में पड़ जाते हैं। वो कनप्पन से कहते हैं कि इलेक्शन नजदीक हैं और आपके लीडर की हालत ऐसी है कि वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगी, इसीलिए ये इलेक्शन जीतना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि जया एमजीआर नहीं है। तभी वहाँ पर व्हील चेयर पर जया बाहर आती है और कहती है कि मैं एमजीआर नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा है। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और कहती है कि युद्ध में योद्धा घायल तो होते हैं लेकिन पीठ दिखाकर कभी भागते नहीं, इसीलिए मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी। राजीव गांधी उसका ये जोश और भरोसा देखकर उसे प्रचार प्रसार करने की परमिशन दे देते हैं। अब जया उसी हालत में हर शहर हर गांव जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही होती है, बिना ये सोचे कि इतना प्रेशर लेने पर उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। वहीं अपोजिशन पार्टी जया पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही होती और अपने चुनावी हथकंडे अपनाने में लगी होती है। तभी उसी बीच खबर आती है कि प्रचार प्रसार करते वक्त बॉम्ब के हमले में राजीव गांधी की मौत हो चुकी है। अब इस बात से फिर से पार्टी में हलचल सी मच जाती है, क्योंकि काफी लोग राजीव गांधी के कहने पर ही पार्टी में ज्वाइन हुए थे, लेकिन अब वो ही नहीं रह गए थे तो सभी का कहना था कि वो एक औरत की बात नहीं मान सकते और पार्टी का फंड भी अब खत्म हो चुका है। जया उन सभी की बातों को सुन लेती है और नीचे आती है। वो अपने सभी घर के कागज, पैसे और गहने उन सबके सामने रख देती है और कहती है कि हमें ये इलेक्शन जीतना ही होगा, फिर भले ही किसी भी कीमत में जीतना पड़े और इसके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब प्रचार प्रसार हो जाने के बाद चुनाव का दिन आ जाता है और सभी लोग वोटिंग देने के लिए वोटिंग बूथ पर जा रहे होते हैं। वोटिंग हो जाने के बाद अब रिजल्ट का वेट होने लगता है और आप सभी जानते ही होंगे कि इस बार कौन जीतने वाला था। जया की पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत जाती है और जिन लोगों को जया पर यकीन नहीं था वो सभी झूम झूम कर नाचने लग जाते हैं। जो लोग जया की बुराई करते नहीं थकते थे वो भी अब जया की जीत पर जश्न मना रहे होते हैं। वहीं हार जाने पर करुणा अपने पद से इस्तीफा देने का सोच लेता है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल इस्तीफा देने
का ट्रेंड चल चुका है। जया ने जैसा कहा था कि वो मुख्यमंत्री ही बन के सभा के अंदर आएगी, अब वैसा ही हो रहा था और जया स्टेट की सीएम बन के ही सभा के अंदर एंट्री लेती है। अब वहाँ पर पार्टी के बड़े कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आते हैं तो जया उनसे बैठने के लिए कहती है, पर वो बार बार मना कर रहे होते हैं तो जया वहाँ से कुर्सियां ही हटवा देती है। जया कहती है कि अगर तुम मुझे माँ समझोगे तो तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी और अगर तुम मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो। इस अधूरे डायलॉग को वहाँ खड़े लोग पूरी तरह से समझ जाते हैं और वो जया यानी थलाइवी के सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी सच्ची घटनाओं से आधारित है और जो भी इसमें कहानी दिखाई गई है वो सब सच है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ चीजें खुद से भी ऐड करी जाती हैं ताकि एक प्रॉपर मूवी बन सके। जयललिता जी का जो कैरेक्टर कंगना ने निभाया है वो काफी बढ़िया तो नहीं लेकिन अच्छा जरूर रहा। ये कह सकते हैं कि कंगना एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल दिखाई भी है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे उनके पर्सनल व्यूज पसंद नहीं आते लेकिन उनकी एक्टिंग मुझे उतनी ही ज्यादा पसंद है। वहीं अरविंद स्वामी ने जो एमजीआर का रोल निभाया है वो काफी सही देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि मुझे इस कहानी की पूरी जानकारी नहीं थी और इस मूवी के आने के बाद मुझे इस कहानी के बारे में पता चला और मुझे यकीन है कि मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिन्हें जया जी की जिंदगी के बारे में शायद ही इतना सब कुछ पता रहा होगा। इस फिल्म में मुझे ड्रामा थोड़ा ज्यादा नजर आया, जैसे कि जब भी कोई डायलॉग बोलता है तो फील होता है कि वो लिखे गए हैं और उन्हें बस बोला जा रहा है और वो डायलॉग नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि कोई मुकाबला चल रहा हो कि कौन कितना बढ़िया पंच मार सकता है। बस यही चीज मुझे पूरी मूवी में खटक रही थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रियल में किसी ने इतने भारी भड़कम डायलॉग्स बोले होंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हैं और अगर मेरी कोई बात आपको सही ना लगी हो तो वो भी बता सकते हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं क्योंकि ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये मूवी 2 घंटे 28 मिनट लंबी है तो मुझे लगता है कि इसे एक बार में देख पाना तो शायद ही मुश्किल होगा और इसी के चलते ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। लेकिन आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये था एक्सप्लेनेशन थलाइवी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।